गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैंने सामाजिक का अध्यापक कक्षा 6 की सामाजिकी के अंतर्गत हमारे अतीत, कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक के अंतर्गत आपके सामने चैप्टर नंबर 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन लेकर के आया हूँ। ध्यान देंगे आप इधर। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। तो प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र भी थे। प्रशासनिक केंद्र अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना कि घोड़े पर सवार होकर के चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वे 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चले। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के साथ बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजा राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कुंज रमलन राजराज पेरुथचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं सकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों पर अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भी भरा है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयूर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ तथा तांबे तथा मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहितों पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वत मनाए जाते थे।
मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनि समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहितों, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामिनी, भीलसा या विदिशा, गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुर में और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। तीर्थ स्थल धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। वह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है। यहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। छोटे नगरों का संजाल 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानदार एक बाजार थे जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार की कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बस करके अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूम करके क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पादन जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या उसके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे। कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होगा। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर पदाधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल
पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इनके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आश्वकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु में और कुछ अन्य नगद रूप के वसूले जाते थे। आज बाजार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें और उन्हें इकट्ठा करें इस प्रकार से। बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर के गुजरना पड़ता था, इसलिए आमतौर पर काफिले बना करके एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ मिल्ड बनाते थे। मिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणि ग्रासम और नाना देशी थे। ये व्यापारी संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चल करके देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों, फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पतनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना और हाथी दांत एवं दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और यहाँ से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुँचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था और ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई थी। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र ही पढ़ेंगे। काबुल देखें आप। काबुल अपने पहाड़ी विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 7वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता है, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े और ताजे फल ऊँटों पर लाद करके लाए जाते थे। उपमहाद्वीप में तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। देखिए, आज हम अपने इस अध्याय को यहीं पर रखेंगे, ठीक है बच्चा। और आज आपको जो प्रश्न उत्तर करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस अब तक हमारे पढ़ाए हुए पाठ में से जो प्रश्न उत्तर आपके सामने आए हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। देखिए,
पहला प्रश्न करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये हमारे इसमें आ गया है। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्न करने हैं आप, 3 प्रश्न करने हैं और आपकी होमवर्क की कॉपी है। इसी के साथ मैं आपको फिर बता दूं कि बेटा आपको प्रोजेक्ट शीट खरीदनी है। वैसे तो आप लोगों ने सबने खरीद ली होंगी, क्योंकि आप लोगों ने भरना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन भी आए हैं जिनमें बताया, उन्होंने जो समस्या थी उन्होंने पूछा है। अगर यदि आपने नहीं खरीदी है प्रोजेक्ट शीट तो शीघ्र किसी खरीद लें, क्योंकि प्रोजेक्ट शीट को आपको भरना अनिवार्य है। ये इसके आधार पर आपकी वार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। यदि आपने खरीद ली है या कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। होमवर्क यदि आपने कर लिया है तो उसे भी चेक कराने के लिए आप विद्यालय में आ सकते हैं। विद्यालय में आप आएँ 12 से 3 के मध्य आएँ, उससे पहले नहीं। ठीक है बच्चों, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों, थैंक यू।